इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जिस बंदे के साथ भी आप फ्लैट शेयर कर रहे हो या फिर जिन भी लोगों के साथ आप फ्लैट शेयर करोगे वो कैसे हैं। उनके खाली कमरा देखते हो तो आपको अंदाजा नहीं रहता कि यहाँ पर कितने साइज का बेड आ सकता है या फिर क्या चीजें हो सकती हैं। मैंने फेसबुक के फ्लैट एंड फ्लैटमेट्स वाले ग्रुप को ज्वाइन किया, बहुत ज्यादा ग्रुप से बैंगलोर से रिलेटेड मैंने सबको ज्वाइन कर लिया। तो हमने देखा कि यार वहां पे तो प्रॉपर ऐसे बेड लगा हुआ था, तो हमें लगा कि कंपैरेटिवली यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि बैंगलोर में फ्लैट ढूंढना बहुत ज्यादा इजी होता है, बिल्कुल भी नहीं। बैंगलोर में लोगों को नानी याद आ जाती है जब वो फ्लैट ढूंढने का ट्राई करते हैं, क्योंकि अच्छा घर या फिर अच्छा फ्लैट मिलना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है बैंगलोर में। और अब की सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो लोगों के बजट भी हिल चुके हैं, और जैसे भी लोगों को आजकल रेंट बताए जा रहे हैं उस अकॉर्डिंग तो लोग खुद ही मना कर देते हैं कि इतना ज्यादा पे नहीं कर सकते, तो उससे अच्छा हम कुछ टाइम के लिए पीजी में ही एडजस्ट कर लें। तो ये सब सिचुएशन बैंगलोर में आ चुकी है, और सेम मैंने भी ये सिचुएशन झेली थी। जब मैं स्टार्टिंग में बैंगलोर गया था अराउंड जून या जुलाई के महीने में, तो उस टाइम पे काफी सिचुएशन ठीक थी, मतलब कि बहुत इजीली वहां पे फ्लैट मिल रहे थे। लेकिन उस टाइम पे क्या दिक्कत है कि मेरे पास कोई था नहीं कि जिसके साथ मैं रूम वगैरह शेयर कर सकूं। ऑब्वियसली जब आप एक नई सिटी में आते हो जहां पर आप किसी को जानते नहीं हो, लोगों पे भरोसा करना और लोगों के साथ रहना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। यू हैव टू बी श्योर कि आप किसके साथ रूम ले रहे हो। क्योंकि इससे पहले जब मैं गुड़गांव में रहता था तो मैं अपने प्रॉपर एक बेस्ट फ्रेंड के साथ रहता था, तो मेरे लिए इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था वहां पे सर्वाइव करना, क्योंकि ऑब्वियसली एक ऐसा बंदा होता है कि जिस पर आप भरोसा कर सकते हो, तो काफी ज्यादा इजी चीजें हो जाती हैं। लेकिन जब आप प्रॉपरली कैसे अननोन बंदे के साथ, क्योंकि गुड़गांव में मेरे काफी ज्यादा बुरे इंसिडेंट भी रहे हैं कि मैं ऐसे ऐसे लोगों के साथ मूव किया जिनके साथ एक दो दिन में ही मुझे होने लग गया कि यार कहाँ आकर फंस गया। बाद में जाकर अगर आपके फ्लैटमेट्स के साथ आपकी वाइब्स मैच नहीं की तो और ज्यादा दुख होने लग पड़ता है कि मैंने ये फ्लैट लिया ही क्यों। और उसके अलावा आप उस फ्लैट को भी इजिली छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपको 5-6 महीने की सिक्योरिटी भी वहां पर डिपॉजिट करके रखनी पड़ती है। अब मान लो कि अगर आपका रेंट ही 20,000 हो तो उसके अलावा आपको 1 लाख रुपए और भी देने पड़ते हैं एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो कि आप जब जाओगे तो उस टाइम पे वापस मिलता है। कहते हैं कि मिलता है, लेकिन ऑब्वियसली उस टाइम पे इतना बड़ा अमाउंट निकालना भी लोगों के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो सेम मेरी भी कुछ ऐसी सिचुएशन थी। जब मैं वहां पे गया था मुझे कोई जानने वाला नहीं था, तो ऑब्वियसली मुझे वहां पे लोग ढूंढने थे कि मैं जिनके साथ फ्लैट ले सकूं। मैंने बहुत ज्यादा पोस्ट वगैरह डाली थी और बहुत सारे लोगों से बात भी की थी, लेकिन वो वाइब नहीं आई कि मैं इनके साथ शेयर कर सकता हूं। तो उसके बाद मैंने फेसबुक के फ्लैट एंड फ्लैटमेट्स वाले ग्रुप को ज्वाइन किया, बहुत ज्यादा ग्रुप से बैंगलोर से रिलेटेड मैंने सबको ज्वाइन कर लिया। और उसके बाद मैं लोगों की पोस्ट देखता था कि उनको रूममेट्स की रिक्वायरमेंट है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो 2-3 से मैंने कांटेक्ट किया था। लेकिन क्या होता था कि जैसे मान लो कि आपको उन्होंने टाइम दे दिया कि आप 2 बजे ये घर देखने आ सकते हो, तो जब आप 2 बजे वहां तक पहुंचते हो तो आपको पहले ही सुनने को मिल जाता है कि नहीं भाई, कोई पहले ही आ गया था आपसे पहले, जिन्होंने 1 बजे या फिर 1:30 बजे ही वो रूम बुक कर लिया है, तो अभी यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है। ऐसा बहुत ज्यादा सुनने को मिला था। और यही कहूंगा कि अगर आपको भी कोई जो भी टाइम दे रहा, मान लो कि 5 बजे का टाइम दे रहा, आप पहले ही चले जाओ वहां पे अगर आपको कोई घर देखना है। क्योंकि बैंगलोर में ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि जो भी बंदा आपको टाइम दे रहा होता है उन्होंने आपके अलावा 10 और बंदों को टाइम दिया होता है, तो जो भी पहले आ जाता है, जो भी बुकिंग अमाउंट उनको दे देता है, वो उनके लिए वो चीज बुक करके रख देते हैं। तो ऐसा चल रहा है अभी बैंगलोर में। और स्टार्टिंग में मुझे ये चीज पता नहीं थी, तो मैं वहां पे प्रॉपरली टाइम पर पहुंच रहा था, तो मुझे उसके बाद पता चलता था कि ये बुक हो चुका है। तो ऐसे ही उस टाइम पे बहुत ज्यादा टाइम निकल गया। जब मैं स्टार्टिंग में बैंगलोर में आया था तो कंपनी ने अकोमोडेशन प्रोवाइड की हुई थी 2 वीक्स के लिए, लेकिन उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं पे मूव तो डेफिनेटली करना था। पहले मैंने सोचा था फ्लैट ले लूंगा, काफी इजी रहेगा। तो उस टाइम पे मेरा बजट 10K के अराउंड था, तो मैंने ये सोचा हुआ था कि ठीक है अगर 3BHK मिलता है, किसी का प्राइस अगर 30K होगा तो मैं इजिली 10K मैनेज कर सकता हूं। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अगर 2BHK भी मिल जाता है तो अगर 20K उसका प्राइस होगा तो मैं 10K मैनेज कर सकता। तो मेरा 10K का बजट था उस टाइम पे। लेकिन उस टाइम पे अच्छे लोग नहीं मिल रहे थे या फिर वाइब नहीं आ रही थी कि जिनके साथ मैं रूम ले सकूं। तो होटल में ही एक्चुअली 2-3 लोग मुझे उस टाइम पे मिले थे जिनके साथ मैंने सोचा था कि आगे रूम ले सकता हूं, लेकिन ऑब्वियसली उस टाइम पे श्योरिटी नहीं थी। तो उसके बाद मैं थोड़ा टाइम के लिए पीजी में शिफ्ट हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली ऑन द स्पॉट आपको कहीं पे भी इतना ज्यादा अमाउंट देना, आपको 100 बार सोचना पड़ता है कि जब आप किसी को इतना ज्यादा अमाउंट दे रहे होते हो। तो मेरे दिमाग में भी वो चीज चल रही थी कि पहले थोड़ा सोच लूं, पहले थोड़ा सा एटमोसफेयर देख लूं कि बैंगलोर के लोग हैं कैसे, कैसे रहते हैं यहाँ पे। तो मैं वो सब चीजें देखने के लिए पीजी में शिफ्ट हो गया। और पीजी भी जब मैं वहां पे मूव किया था तो मुझे शौक लग गया कि यार इतने महंगे पीजी यहाँ पे मिल रहे हैं। ऑब्वियसली 3 शेयरिंग के बेसिस पे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 7, 8 और 9K के अराउंड
अराउंड 3 शेयरिंग के में पीजी मिलते थे, 2 शेयरिंग में अगर मैं बात करूँ तो 10 और 11 के में मिल रहे थे, और उसके अलावा अगर मैं सिंगल शेयरिंग की बात करूँ तो 15 के से 20 के बीच में मिल रहे थे। तो लकीली मुझे एक ऐसा पीजी मिल गया था जहाँ पे 20 के अराउंड एक रूम का प्राइस था, और मैं वहाँ पे मूव हो गया। वो अभी न्यूली कंस्ट्रक्टेड था, इसलिए थोड़ा ठीक लग रहा था, रहने लायक लग रहा था। लेकिन बाकी जितने भी पीजी देखे थे वो रहने लायक भी नहीं लग रहे थे, बहुत ज़्यादा स्मेली से लग रहे थे। तो मुझे लग रहा था कि अभी मेरा यूट्यूब का काम भी साथ साथ में चल रहा है, तो ऑब्वियसली मुझे एक ऐसा रूम चाहिए कि किसी और को भी डिस्टर्बेंस ना हो। तो मैं सिंगल ऑक्यूपेंसी वाले रूम में मूव हो गया, जिसका मैं उस टाइम पे रेंट 20 के दे रहा था। पीजी में मुझे बहुत ही ज्यादा ऐसे लोग मिले जिनके साथ वाइब्स मैच करने लग पड़ी, बहुत ही अच्छे अच्छे लोग पीजी में मिले थे। उनमें से 1-2 लोग ऐसे थे जिनके साथ बहुत ही ज्यादा कंपेटेबिलिटी बन गई थी कि ठीक है, इनके साथ मैं रूम ले सकता हूँ। देन जब मैंने उनसे बात की, प्रॉपर्ली उनके बजट वगैरह के बारे में पूछा कि कहाँ से हैं और क्या बजट में वो रूम वगैरह देख रहे हैं और क्या उनकी प्रायोरिटीज हैं, तो मैंने वो सब चीजें जब डिस्कस की तो मुझे लगा कि ठीक है, इनके साथ ले सकते हैं। अब वहां पे एक लड़का था, तो हम उस टाइम पे 3 BHK देख रहे थे। हमने ये सोचा था कि तीसरे बंदे को हम ढूंढ लेंगे, और लकीली मेरे दोस्त के पास उस टाइम पे स्कूटी थी, जिसके कारण हम जहां भी जाते थे तो उसकी स्कूटी पे चले जाते थे। मैं आपको भी ये चीज सजेस्ट करूंगा कि अगर आप भी अभी घर देख रहे हैं तो स्कूटी ले लीजिएगा, नहीं तो उतना आपका रेंट ही लग जाएगा इधर उधर जाने में। तो अच्छा रहेगा कि अगर आप रेंट पे स्कूटी ले लें। तो उस टाइम पे मेरे दोस्त के पास थी, तो हम कहीं भी वहां पे चले जाते थे। रास्ते में जो भी हमें टू लेट का बोर्ड दिखता था, हम उसको जाके कॉल करने लग पड़ते थे कि आपके पास रूम अवेलेबल है या फिर क्या है, वो सब चीजें पूछने लग पड़ते थे। लेकिन जब रूम देखते थे तो कई बार ऐसा होता था कि बजट का इशू हो जाता था, कि वो बहुत ही ज्यादा हाई प्राइस कोट कर देते थे, जो कि हमारा बजट नहीं था। और कई बार ऐसा होता था कि देखने के बाद ही लगता था कि भाई यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, इतना ज्यादा घटिया वो चीज लगती थी। तो ऐसे करके हमने बहुत ज्यादा चीजें एक्सप्लोर की। उसके अलावा जो रोड पे प्रॉपर ऐसे बोर्ड लगे होते हैं जहाँ पे ब्रोकर के नंबर लिखे होते हैं, हमने उनके साथ भी कॉन्टेक्ट किया कि अगर आपके पास कोई भी 3 BHK है, 2 BHK है, तो हमको बता दो। और बहुत ज्यादा लोगों ने हमें बहुत ज्यादा रूम्स भी दिखाए। लेकिन ब्रोकर के केस में क्या होता था ना, कि हम ये चीज सोच रहे थे कि यार ब्रोकर को भी अलग से पैसे देने पड़ेंगे, रेंट भी देना पड़ेगा, और उसके अलावा सिक्योरिटी भी देनी पड़ेगी, तो बहुत ज्यादा खर्च आ सकता है। तो उस टाइम पे हम इतना ज्यादा प्रेफर नहीं कर रहे थे ब्रोकर को। तो हमने ये चीज सोची कि ठीक है, अभी हम फेसबुक के जो ग्रुप्स थे वहां पर पोस्ट डाल सकते हैं, या फिर वहां पे जो जिन भी लोगों ने पोस्ट डाली होगी उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने ये चीजें बहुत ज्यादा ट्राई की। और उसके अलावा नो ब्रोकर की ऐप को मैंने यूज किया, जिसमें लोग खुद ही पोस्ट डाल देते थे कि यार ये घर अभी अवेलेबल है, अगर आप चाहते हो तो कॉन्टैक्ट कर लो डायरेक्टली ओनर से, या फिर कई कई बार एजेंट से भी कॉन्टैक्ट करने को मिल जाता था। तो उस टाइम पे क्या कि उनकी एक्चुअली ऐप का ये सीन होता है कि आप 10 बंदों का ही कॉन्टैक्ट ले सकते हो, उसके अलावा अगर आप लोगे तो आपको पे करना पड़ेगा। तो ऐसे हमने 2-4 और भी अकाउंट खुलवा लिए, मेरे दोस्त थे, उसके भी दोस्त थे, तो उन्होंने भी ऐसे खुलवा लिए। तो हमें जब भी किसी भी घर का ऐसे नंबर चाहिए था तो हम वहां से प्रॉपर्ली मंगवा लेते थे। तो उस टाइम हमने ऐसे 3-4 लोगों को प्रॉपर्ली शॉर्टलिस्ट किया कि हम इस घर को देख सकते हैं। तो हम वहां पर गए, लेकिन वहां पर जाने के बाद हमको वो अच्छी वाइब नहीं आई, जिसके कारण हमने वो घर भी शॉर्टलिस्ट नहीं किए। तो नो ब्रोकर से जितने भी घर हमको मिले थे, हमने कोई भी शॉर्टलिस्ट नहीं किया। इन दी एंड जब फेसबुक भी काम में नहीं आया, नो ब्रोकर भी काम में नहीं आया, और उसके अलावा और भी ऐप्स है जैसे मैजिक ब्रिक्स हो गई, हमने उस पर भी ट्राई किया, नेक्स्ट वे हो गया, हमने उस पर भी ट्राई किया, लेकिन कोई भी सक्सेसफुल साबित नहीं हुई। इन दी एंड हम इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, 1.5-2 महीने का टाइम हो चुका था ऑलरेडी, कि घूमते घूमते हमें कोई भी चीज़ नहीं मिल रही थी। और ये ऐसा नहीं था कि हम सिर्फ सैटरडे संडे ही जा रहे थे, बाकी के दिनों भी हम एक्सप्लोर कर रहे थे। 1-2 घर ऐसे शॉर्टलिस्ट हुए थे जहाँ पर उनको ऐसा रिक्वायरमेंट होती थी कि हमें सिर्फ फैमिली ही चाहिए, कि हमें बैचलर को प्रेफर नहीं करना। और 2-4 घर ऐसे थे जो कि शॉर्टलिस्ट हो गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि बाद में इसका प्राइस इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो इसके कारण काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी उस टाइम पे घर शॉर्टलिस्ट करने में। तो इन दी एंड वही चीज हुई जिसका बहुत ज्यादा डर था, कि 1.5-2 महीने की मेहनत के बाद भी हमें घर नहीं मिला, एक अच्छा घर नहीं मिला जहां पर हम सोच सकें कि यहाँ पे मूव कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने जो 2-3 ब्रोकर शॉर्टलिस्ट किए हुए थे, तब हमने अपने माइंड में बना लिया कि अब तो ब्रोकरेज देनी ही पड़ेगी, क्योंकि ब्रोकर के बिना तो हमें घर मिलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जब मैंने उस ब्रोकर से बात की, तो मुझे उसने एक ग्रुप में ऐड कर दिया जिसमें बहुत ज्यादा लोग थे, और वो सिर्फ प्रॉपर्टीज ही डालता था कि अगर कोई भी नई प्रॉपर्टी आ जाती थी तो वो वहां पे शॉर्टलिस्ट कर देता था। तो उसके बाद जब मैंने उससे कांटेक्ट किया तो मैंने उसको अपनी रिक्वायरमेंट बताई। इस टाइम हम 3 BHK नहीं देख रहे थे, मैंने उनको बता दिया कि अगर फ्लैट मिलने में इतना ज्यादा दिक्कत आ रही है तो क्या पता फ्लैटमेट मिलने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है। देन उसके बाद क्या हुआ कि हमने उसको बोल दिया कि हमको 2 BHK ही चाहिए, तो वो 2 BHK की प्रॉपर्टीज दिखाने लग गया। 2-3 प्रॉपर्टीज जब देखी तो हमें भी रियलाइज होने लग गया कि अगर हम 20 के या फिर 25 के बोल रहे हैं तो हमें उस लेवल का घर नहीं मिलेगा, बहुत ही ज्यादा घटिया या फिर गंदा टाइप घर मिल रहा था जो भी हमने देखे थे 20 या 25 के बीच में। तो हमने उसको बोला कि इतना भी घटिया मत दिखाओ, थोड़ा मतलब सही से दिखाओ कि कल को हम आने जाने लायक भी यहाँ पर रहें।
तो उसके बाद उसने 35 प्लस की प्रॉपर्टीज़ हमें दिखाने लग गया, तो 35 प्लस की प्रॉपर्टीज़ हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने लग गई। तो क्या हुआ था कि एक दिन हमने एक प्रॉपर्टी देखने गए, वो बहुत ही ज़्यादा उसका खुला ऐसे हॉल बना हुआ था, 2 रूम्स थे और जब हम गए तो वो फुली फर्निश्ड था और 35K में हमें मिल रहा था। लेकिन हमने उसको बोला कि आप इसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, वो उस टाइम पे 2 लाख हमसे सिक्योरिटी माँग रहा था 2 जनों की। यानी कि अगर मैं पर पर्सन की बात करूँ तो 1 लाख हो गया, जो कि हमें उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा लग रही थी। तो हमने उसको बोला कि आप अगर इसमें थोड़ा नेगोशिएट कर सकते हो तो हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं माने। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब हम 2 दिन बीत गए तो हमने सोचा कि यार इसी को फाइनलाइज़ कर दें, क्योंकि इसके बगैर कुछ मिल नहीं रहा। तो जब हमने उसको फिर से कॉल किया कि सर हमने ये वाली प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट कर ली है, तो उसने हमको रिप्लाई किया कि अब तो ये प्रॉपर्टी बुक भी हो गई। जब आप गए थे तो आपके बाद 2 जन और आए, उन्होंने उसी टाइम पे बुक कर दिया। मतलब बैंगलोर में ऐसे हाल है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी देखी तो उसी टाइम पे बुक करना पड़ता है, नहीं तो आपके अलावा वहाँ पे 10 और जन आ जाएँगे, उनमें से कोई ना कोई वो प्रॉपर्टी तो डेफ़िनिटली बुक कर देगा। तो यही चीज़ हमारे दिमाग में भी बैठ गई कि अब जो भी प्रॉपर्टी देखेंगे उसको शॉर्टलिस्ट तो डेफ़िनिटली करेंगे ही करेंगे। तो उसके बाद उसने हमें दूसरी एक प्रॉपर्टी दिखाई, जिसका रूम का थोड़ा साइज़ का इश्यू लग रहा था कि उसमें शायद बेड ना आता। तो हमने उसको पूछा, तो जब हमने कहा कि यार हमें बेड का थोड़ा इश्यू है, तो हम उसने सेम ही प्रॉपर्टी का ऊपर वाला एक फ्लोर हमें दिखाया। तो उसमें हमने किसी का घर देखा, तो वहाँ पे प्रॉपर ऐसे सेटलमेंट हुई पड़ी थी, तो प्रॉपर बेड वगैरह आया हुआ था। क्या होता है ना कि जब आप खाली कमरा देखते हो तो आपको अंदाज़ा नहीं रहता कि यहाँ पर कितने साइज़ का बेड आ सकता है या फिर क्या चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जब उसने हमें दूसरा रूम दिखाया, जो दूसरा घर था जहाँ पे लोग रह रहे थे, तो हमने देखा कि यार वहाँ पे तो प्रॉपर ऐसे बेड लगा हुआ था। तो हमें लगा कि कंपैरेटिवली यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो घर बहुत ही ऐसी साफ-सुथरी जगह पे बना हुआ था, उसके आस-पास सारी चीज़ें अवेलेबल थी। तो हमें लगा कि यार ये चीज़ को फाइनल कर सकते हैं। सो फाइनली इन द एंड हमें 2 बीएचके मिल गया, जिसका प्राइस 31K पर मंथ के बेसिस पे फाइनलाइज़ हुआ। उसके अलावा 35 के उन्होंने कोट किया हुआ था, नेगोशिएशन के बाद 31K पे बात ये खत्म हो गई और उसके अलावा सिक्योरिटी डिपॉज़िट भी करना था। तो हमने उनको ऑलरेडी बोल दिया कि हम इतना ज़्यादा सिक्योरिटी डिपॉज़िट नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, 80K पे ये बात खत्म होगी कि 40K मैं दूँगा, 40K दूसरा रूममेट देगा। तो उस अकॉर्डिंग हमारा ये प्रॉपर्ली सेटलमेंट हो गई और उसके अलावा हमें ब्रोकरेज भी देनी पड़ी। तो इस तरह से आई फाइंड अ फ्लैट इन बैंगलोर। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित रही हो। इसी के साथ अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो उसको कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।